हेलो स्टूडेंट, आज हम देखेंगे ओम्स लॉ का अगला पार्ट कि लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ। आपको पता है ओम्स लॉ क्या है? ओम्स लॉ का मतलब क्या है कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। मैं फिर शुरू में ही धोखा दे रहा है। ओके, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, जिससे कांस्टेंट निकल के आता है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, जिसे हम R से डिनोट करते हैं। ओके, तो V इक्वल टू RI, ये इक्वेशन बनता है ओम्स लॉ का। लेकिन ये जो इक्वेशन है ओम्स लॉ का, ये हर एक मटेरियल के लिए वैलिड नहीं होता है। ये जो V इक्वल आर आई जो है, ये जो बिहेवियर है मटेरियल का, सारे मटेरियल का बिहेवियर ऐसे नहीं होता है। आप ऐसा देखेंगे कि मान लो कि मैं एक ग्राफ ड्रॉ करता हूं, इधर हम V लिखते हैं, इधर हम I लिखते हैं। तो एज पर ओम्स लॉ आपका ग्राफ कैसे होना चाहिए? आपका ग्राफ ऐसे होना चाहिए, ये स्ट्रेट ग्राफ होना चाहिए जो कि ओरिजिन से निकल रहा है। जैसे आप V बढ़ेगा वैसे आपका I बढ़ेगा, लेकिन प्रैक्टिकली ये ग्राफ ऐसे नहीं होता है। होता क्या है कि मान लो आपने V बढ़ाया, आपका I बढ़ गया, V बढ़ाया, आपका I बढ़ गया, V बढ़ाया, आपका I बढ़ गया। होता क्या है कि जैसे आप एक वोल्टेज बढ़ाते हो तो एक करंट का एक लिमिटेशन होता है। जैसे करंट आपका हाई हो जाएगा तो देयर विल बी हीटिंग इन द कंडक्टर। होता क्या है कि अब ये तो ओहमिक ग्राफ आप बोल सकते हो, ये ओहमिक मटेरियल ग्राफ बोल सकते हो। लेकिन इसमें भी क्या होता है कि जैसे आप V बढ़ाते हो, एक पॉइंट आता है कि जब आपका ग्राफ जो होता है ऐसे होता है, ये ग्राफ आपका इधर टर्न होता है। टर्न क्यों होता है? क्योंकि जब कोई कंडक्टर में से हाई करंट फ्लो होगा, जब कोई कंडक्टर से हाई करंट फ्लो होगा तो क्या होगा? उसके अंदर की हीट जो है वो बढ़ जाएगी, टेम्परेचर बढ़ जाएगा। और जैसे अगर टेम्परेचर बढ़ता है, जैसे ही उस कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ता है, रेजिस्टेंस भी बढ़ता है। आपको पता है जूल्स लॉ क्या है? जूल्स लॉ क्या है? I इक्वल टू I स्क्वायर आर टी। ओके, होता है क्या कि जैसे आपका टेम्परेचर बढ़ेगा आपका R बढ़ेगा। ओके, R रेजिस्टेंस बढ़ेगा, आपका रेजिस्टेंस बढ़ेगा, आपका तो पता है कि V इक्वल टू I R। ओके, तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा? V बाय R। यानी R बढ़ गया मतलब क्या हो गया? आपका करंट घट गया। आपका करंट घट गया मतलब ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ ये स्ट्रेट न जाते हुए ग्राफ ये ऐसे टर्न होता है। तो क्या होगा? यानी कि ये जो मटेरियल है, ये मटेरियल यहां से लेकर तो यहां तक इसका जो बिहेवियर है वो ओमिक था, लेकिन इसके आगे ये जो आपका पोर्शन है, ये आपका नॉन ओमिक हो गया। ये आपका नॉन ओमिक बिहेवियर हो गया। तो ओम्स लॉ का ये लिमिटेशन है कि कोई कंडक्टर में से जब आप वैल्यू अप्लाई द वोल्टेज, द करंट विल इंक्रीज, लेकिन करंट इंक्रीज होगा, लेकिन कहां तक? एक लिमिट तक। एक लिमिट के बाद में क्या होगा? आप वोल्टेज बढ़ाओगे तो आपका करंट घट जाएगा। तो दिस इज द नॉन ओमिक बिहेवियर ऑफ द कंडक्टर आफ्टर सर्टन वैल्यू ऑफ वोल्टेज। तो एक तो ये लिमिटेशन हो गया आपका ओम्स लॉ का। दूसरा लिमिटेशन ऐसा है कि हमने पढ़ा है सेमीकंडक्टर टॉपिक में कि पीएन जंक्शन जो डायोड होता है आपका, पीएन जंक्शन डायोड, अब याद करो इसकी फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द पीएन जंक्शन डायोड वो कैसी होती है? वो आप इधर से V लिखते हो, इधर से आपका I तो एक्चुअली माइक्रो एम्पियर में होता है, मिली एम्पियर में होता है, सॉरी। तो जब आप वोल्टेज बढ़ाते हो, 0.7 वोल्ट तक, दैट इज द बैरियर पोटेंशियल, आपको कुछ भी करंट नहीं मिलता है, कुछ भी नहीं मिलता है। उसके बाद में ये ग्राफ ऐसे चलता है। ओके, फिर आप वोल्टेज बढ़ाते हैं तो उसके मुकाबले आपका करंट बढ़ता है। लेकिन ये भी जो ग्राफ है, ये भी आपका कुछ स्ट्रेट ग्राफ नहीं होता है, ये ग्राफ ऐसे होता है। कब होता है? तो अगेन दिस इज द लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ। यहां ओम्स लॉ वैलिड नहीं होता है पीएन जंक्शन डायोड में। जब आप वोल्टेज बढ़ाते हो तो आपका करंट जो होता है वो तो 0.7 होता है, तो आपका करंट बढ़ता ही नहीं है, आपका करंट शुरू नहीं होता है। उसके बाद में आप करंट आपका राइज होगा। लेकिन ये भी जो कर्व है आपका ऐसे होता है, तो ये भी आपका एक लिमिटेशन है आपके। दिस इज अगेन द लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ। ओके, ये भी आपका लिमिटेशन होता है ओम्स लॉ का। तो एक लिमिटेशन तो ये हो गया, यानी कोई सर्किट ओमिक होगा या कोई कंडक्टर ओमिक बिहेव करेगा, लेकिन कहां तक? एक लिमिट तक। तो इसके बाद में वो नॉन ओमिक बिहेव करेगा। एक लिमिटेशन हो गया। दूसरा लिमिटेशन आपका पीएन जंक्शन डायोड में होता है। जैसे पीएन जंक्शन डायोड को आप वोल्टेज अप्लाई करते हो तो आपको पता है कि एक बैरियर पोटेंशियल 0.7 वोल्ट इन सिलिकॉन एंड 0.3 वोल्ट इन जर्मेनियम, आई थिंक। तो इसमें आप जैसे आप वोल्टेज बढ़ाते हो तो आपका करंट आपका होता नहीं है, कुछ बढ़ता नहीं है। लेकिन देन इट स्टार्ट राइजिंग आफ्टर सर्टेन वोल्टेज, दैट इज 0.7 वोल्ट, दैट इज बैरियर पोटेंशियल का जो वोल्टेज होता है। तो वहां उसके बाद में वो उसका जो बिहेवियर है थोड़ा चेंज होता है, एंड इट इज समहाउ ओमिक। लेकिन आप वो ओमिक बोल भी नहीं सकते, क्योंकि वो ग्राफ कई बार ये ऐसे भी दिखाया जाता है। तो इट इज नॉन लीनियर ग्राफ।
जबकि हम एक्सपेक्ट क्या करते हैं, व्हेन V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, मतलब आपका ग्राफ क्या होना चाहिए, आपका ग्राफ स्ट्रेट लाइन होना चाहिए, VI का ग्राफ ऐसे वैसे नहीं होता है। तो ये नंबर 2 हो गया। और नंबर 3 जो है वो आपका गैलियम आर्सेनाइड जो सेमीकंडक्टर है, उसका जो बिहेवियर देखेंगे आप, तो वो भी आपका बिहेवियर ये लीनियर नहीं होता है। आपके बुक में जो ग्राफ दिया है वही ग्राफ में ड्रा करना चाहूंगा। तो इधर आपका इस तरफ आपका वोल्टेज है, इस तरफ आपका ये करंट है, और इसका ग्राफ जो है, इसका ग्राफ कुछ ऐसा होता है, इसका ग्राफ कुछ ऐसे होता है। इधर आपका वोल्टेज है, इधर आपका करंट है। ये ग्राफ हल्का सा जाता है ओमिक जैसा, उसके बाद में जो है आपका करंट डाउन होता है, अगेन वो बढ़ता है। तो अगेन दिस इज अ नॉन लीनियर ग्राफ। ओके, तो अगेन ये जो ग्राफ है आपका, ये जो मटेरियल है गैलियम आर्सेनाइड GaS। ओके, तो ये भी जो एक सेमीकंडक्टर, तो ये भी जो है इसका बिहेवियर आपका ओमिक नहीं होता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ मटेरियल अवेलेबल, वन इज ओमिक, अनदर इज नॉन ओमिक। ओमिक का मतलब ऐसा है कि जब उसे आप वोल्टेज अप्लाई करते हो तो उसके थ्रू जो करंट फ्लो होगा तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I रहेगा, जिसमें R आपका रेजिस्टेंस ऑफ दैट मटेरियल इज कांस्टेंट। लेकिन उस मटेरियल में भी, ओमिक मटेरियल में भी आपका जो ग्राफ रहेगा वो सर्टन लिमिट तक ही ओमिक रहेगा, उसके बाद में नॉन ओमिक हो जाता है। लेकिन जब आप पीएन जंक्शन डायोड का कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे तो उसमें भी आप देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक कि उसमें भी आपका जो सर्किट होता है वो आपका नॉन ओमिक बिहेव करता है। और नंबर 3 आपका होता है गैलियम आर्सेनाइड। इसको भी जब आप वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो ग्राफ कुछ ओमिक के साथ बिहेव करेगा यहां तक, उसके बाद में करंट स्टार्ट डाउन और उसके बाद में फिर से बढ़ता है। तो ये भी आपका नॉन लीनियर ग्राफ बनता है। तो दीज आर द लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ, दैट इज V दैट इज प्रोपोर्शनल टू I। तो ये जो मटेरियल है आपके, ये आपके नॉन ओमिक भी बिहेव करते हैं। तो ये होगा स्टूडेंट आपका छोटा सा टॉपिक जो आपका लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ देखा आपने। इसके पहले का जो मैंने वीडियो रिकॉर्ड किया था वो थोड़ा धुंधला सा था, कुछ स्टूडेंट को पढ़ने में दिक्कत जा रही थी, तो वो जो टॉपिक है वो थोड़ा मैं रिवाइज करूंगा। उसके बाद में मैं आगे लूंगा कि R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L by A, इसके बारे में थोड़ी बात करेंगे, कंडक्टिविटी और कंडक्टर्स के बारे में। तो कल हमने देखा था कि एक सेल मैंने कंसिडर किया था, दैट इज इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, जिसमें हमने इलेक्ट्रोड ऐसे दिखाए थे, जिसमें ये लेड एसिड बैटरी का सेल था, और इसमें जो था आपका हमने H2SO4 ये आपका इलेक्ट्रोलाइट लिया था। ये लेड डाइऑक्साइड है आपका, ये आपका लेड है। यहाँ पर आपका पॉजिटिव चार्ज डिपॉजिट होता है, यहाँ पे आपका नेगेटिव चार्ज डिपॉजिट होता है। और व्हेन यू इंसर्ट दिस टू इलेक्ट्रोड तो स्लोली पोटेंशियल राइज एंड टाइम कम्स व्हेन इसका जो पोटेंशियल होता है वो मैक्सिमम हो जाता है। जैसे ये पॉजिटिव पोटेंशियल या नेगेटिव पोटेंशियल मैक्सिमम जाते हैं तो देयर इज द ईएमएफ बिटवीन दिस, देयर इज अ ईएमएफ बिटवीन दिस। ओके, तो ये जो दो टर्मिनल होते हैं, दो टर्मिनल का जो बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। यानी कि व्हेन देयर इज नो सर्किट, देयर इज नो लोड इज कनेक्टेड टू दिस सेल, देन इट इज कॉल्ड एज द पोटेंशियल डिफरेंस इज कॉल्ड एज ईएमएफ, है ना। तो अभी ये ओपन सर्किट है, ये ओपन सर्किट है, देयर इज नो करंट फ्लोइंग थ्रू दिस। ओके, तो उस टाइम में इस दोनों इलेक्ट्रोड के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ओके, और हमने कल ये भी देखा था कि जब हम यहां पर एक रेजिस्टेंस कनेक्ट करेंगे तो व्हाट विल हैपन, तो वहां पर होगा क्या कि जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन विल मूव फ्रॉम दिस डायरेक्शन, इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव करेंगे। ओके, और आपका करंट इस तरह मूव करेगा, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल तरफ। तो ये जो करंट है आपका, ये करंट आपका फ्लो होते होते ऐसे भी फ्लो होगा। ओके, जब ये करंट फ्लो होगा इस इलेक्ट्रोलाइट के थ्रू, तो देयर इज द मटेरियल इन इलेक्ट्रोलाइट व्हिच अपोजेस टू द फ्लो ऑफ करंट, दैट इज रेजिस्टेंस। ओके, तो ये जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो है आपका Ri, वो इंटरनल रेजिस्टेंस रहेगा। तो अब आप देखेंगे कि इसके अक्रॉस जो आपका वोल्टेज है, टर्मिनल वोल्टेज, जब ये करंट फ्लो हो रहा है उसके बाद जब यहां का वोल्टेज मेजर करेंगे, मैं फिर से बताऊं आपको, जब ये सर्किट कंप्लीट है उसके बाद जब आप यहां का वोल्टेज मेजर करेंगे तो दैट इज कॉल्ड एज टर्मिनल वोल्टेज, दैट इज कॉल्ड एज टर्मिनल वोल्टेज। यानी टर्मिनल वोल्टेज वो वोल्टेज है जब आपका सर्किट कंप्लीट है, करंट से फ्लो हो रहा है, उस टाइम जब आप इसके अक्रॉस वोल्टेज मेजर करेंगे उसे कहते हैं हम
टर्मिनल वोल्टेज, ओके, और द वोल्टेज। तो ये टर्मिनल वोल्टेज यानी कि आपका क्लोज सर्किट का वोल्टेज हो गया, और आपका जो ये है क्या बोलते हैं उसको, जो ईएमएफ है, ये आपका ओपन सर्किट का वोल्टेज हो गया। कल का जो वीडियो था वो थोड़ा धुंधला था, उसको वो पढ़ने में थोड़ा दिक्कत आ रही थी स्टूडेंट को, तो इसलिए मैं ये रिपीट किया हूं। इसका मतलब क्या है कि ईएमएफ इक्वल टू क्या है, ईएमएफ इक्वल टू टर्मिनल वोल्टेज प्लस वोल्टेज लॉस। ये वोल्टेज लॉस जो है स्टूडेंट, ये है आपका इंटरनल करंट इंटू आई, यानी आई इंटू आर आई, और ये जो है आपका, ये आपका ये जो रेजिस्टेंस है इसके अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि आई इंटू आर। तो ये टोटल ईएमएफ इक्वल टू आई आर प्लस आई आर आई, यानी कि, और ये जो आर आई और ये आर, ये जो है, ये दोनों आपके सीरीज में आते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये रेजिस्टेंस लगा, यहाँ पे ये रेजिस्टेंस लगा हुआ है, तो दोनों यहाँ पे रेजिस्टेंस दिखाता हूँ, तो दोनों रेजिस्टेंस कैसे आएंगे, आपके सीरीज में आएंगे। तो जनरली जब भी आपको कहीं बैटरी दिखाते हैं तो उसका इंटरनल रेजिस्टेंस ऐसे दिखाया जाता है, ओके, ये आपका आर आई या स्मॉल आर है, जो भी हो आपका। लेकिन कई बार क्या होता है कि कई बार जब आपको कोई न्यूमेरिकल देते हैं तो उसमें ऐसा दिखाया जाता है कि ओके 4 वोल्ट 1 ओम। इसका मतलब क्या है कि ये 4 वोल्ट जो है, ये यहाँ का आपका वोल्टेज ईएमएफ दिया हुआ है, और ये जो 1 ओहम जो है, ये 1 ओहम जो है, ये इसके अंदर का यहाँ का रेजिस्टेंस है, जो आपको यहाँ पे दिखाई नहीं रहा है, लेकिन इट इज एज्यूम दैट देयर इज इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ 1 ओहम इन द सर्किट। तो कई बार आपको इंटरनल रेजिस्टेंस दिया जाता है बैटरी का, कई बार आपको इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं दिया जाता है, दैट डिपेंड्स ऑन द न्यूमेरिकल्स। तो यहाँ पर यदि आपको 4 वोल्ट और आपका 1 ओम दिखाया गया हो, तो आप ये समझना कि 1 ओम क्या है, 1 ओम वो बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस है, और आपको वो कंसिडर करना होगा। और ये जो 1 ओम का रेजिस्टेंस होता है, ये 1 ओम का रेजिस्टेंस आपका, यहाँ कोई रेजिस्टेंस यदि मान लो कनेक्ट किया तो उसके वो सीरीज में आएगा, है ना। यहाँ एक 1 ओम रेजिस्टेंस है, और मान लो कि यहाँ भी एक रेजिस्टेंस दिया गया है, तो आपको क्या समझना है कि ये जो 1 ओम का रेजिस्टेंस है, यदि आपको उसको कंसिडर करना हो तो उसको आपको सीरीज में कंसिडर करना होगा। तो कल का एक टॉपिक था जो मैंने आपको ब्रीफ में रिवाइज किया, और आपको ये समझना चाहिए कि आप कोई बैटरी या कोई सेल मार्केट खरीदते हो, उसके अक्रॉस का जो वोल्टेज होता है, वो वोल्टेज आपका ईएमएफ होता है, एक्चुअली वो आपका ईएमएफ होता है। उसे जब आप लोड कनेक्ट करोगे तो उसके बाद में जो करंट फ्लो होगा, तब आप उसके अक्रॉस का जो वोल्टेज मेजर करोगे, तो वो होगा आपका टर्मिनल वोल्टेज। और जनरली देखा गया है कि मान लो आपने कोई सेल लिया है, ये सेल है, ओके, और इसको जब आप कोई रेजिस्टेंस लगाते हो, रेजिस्टेंस लगाते ही ये मान लो कि 1.5 वोल्ट का सेल है, आपने यहाँ पे रेजिस्टेंस लगाया, तो आप यहाँ मेजर करेंगे यहाँ पे, तो आपको 1.5 वोल्ट नहीं मिलेगा, 1.5 वोल्ट नहीं मिलेगा। ये हो सकता है आपका 1.4 या 1.3 वोल्ट आपको मिलेगा, क्योंकि इसके अंदर का ये जो आप बोलेंगे कि हाँ फिर 0.1 वोल्ट किसने खाया, तो ये 0.1 वोल्ट जो है, ये इसके अंदर के रेजिस्टेंस ने खाया, ओके, दैट रेजिस्टेंस इनटू द फ्लोइंग करंट। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि ये जो आपका आपका आई है, आई का पे डिपेंड करेगा, इस रेजिस्टेंस पे डिपेंड करेगा। इसका मतलब क्या, इसके अंदर का जो वोल्टेज लॉस जो है, ये वीएल जो है, ये वीएल विल डिपेंड ऑन दिस रेजिस्टेंस। क्यों कि जो जैसे ये रेजिस्टेंस बढ़ेगा, ये आपका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बढ़ेगा, तो करंट बढ़ेगा, तो यहाँ का जो कंपोनेंट है वीएल का, ये बढ़ेगा। इसका मतलब क्या, वीएल इज टोटली डिपेंड ऑन व्हाट, वीएल इज टोटली डिपेंड ऑन द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस यू अप्लाई। ये रेजिस्टेंस को आपने जैसे बढ़ाया तो यहाँ का आपका करंट इंक्रीज करेगा, करंट इंक्रीज हो गया तो आपका ये जो आई इंक्रीज होगा, और आई इंटू आर आई क्या है, आई इंटू आर आई जो है, ये आपका वीएल है, वोल्टेज लॉस, ओके। यहाँ ये जो 0.1 वोल्ट है, ये आपके हम क्या बोलेंगे इसको, वीएल लॉस वोल्टेज, और ये क्या आपका टर्मिनल वोल्टेज हो गया। और ये सब हटा दिए, और अब हमने यहाँ से यहाँ का जो पोटेंशियल डिफरेंस मेजर किया, तो ये क्या होगा आपका, ये होगा आपका ईएमएफ, ओपन सर्किटेड वोल्टेज, देयर इज नो करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। तो ये मैंने आपको ब्रीफ बता दिया स्टूडेंट, जो कल मैंने बताया था एक लेक्चर में, और उसकी वो वीडियो कॉम्प्रेस करने के कारण, उसको एडिट करने के कारण हुआ ऐसे कि उसके अंदर का जो क्लैरिटी है वो थोड़ा खत्म हो गया था। अगर हम देखेंगे कि अनदर पार्ट जो मैं आज रिवाइज करूंगा, कि हमने देखा था कि R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L एंड देन R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A, ओके। ये मार्कर काम नहीं कर रहा है, तो आई यूज द ग्रीन मार्कर। तो इससे एक इक्वेशन मिला था हमें, इक्वेशन क्या था, इक्वेशन था आपका R इक्वल टू रो L बाय A, ओके। इससे हमको रो क्या मिलेगा, रो इक्वल टू ये हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे R इंटू A अपॉन L, ओके। यहां आप देखेंगे स्टूडेंट की ये जो
रो है, इससे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं रेजिस्टिविटी। इसे क्या कहते हैं, रो इज रेजिस्टिविटी। और रेजिस्टिविटी का आपको यूनिट क्या बनेगा, यूनिट बनेगा आपका रेजिस्टेंस का यूनिट क्या आपका ओम है, और एरिया का आपका मीटर स्क्वायर है, और लेंथ का आपका एम है, एम एम कैंसल, तो उसका यूनिट बनेगा आपको ओहम मीटर। ओके, और हमें देखा कि और एक बात की यहां पर देखेंगे आपकी ये एरिया और ये जो लेंथ है, कोई मीटर का एरिया ज्यादा हो सकता है, लेंथ कम ज्यादा हो सकता है, तो इसका मतलब क्या है कि ये जो रेजिस्टिविटी है ये टोटल डिपेंड क्या किसमें करता है, आपके आर पे डिपेंड करता है, क्योंकि एरिया और आपका जो लेंथ है ये तो वेरी हो सकता है कि वो थिन प्लेट हो सकता है कि वो थिक कंडक्टर हो। ओके, तो लेकिन आपका जो ये जो रेजिस्टेंस जो होता है, जो आपका रेजिस्टिव होता है, दैट इज डिपेंड ऑन द रेजिस्टेंस। अब हमने और पार्ट देखा था कि कंडक्टेंस देखा था, हम देखा था कंडक्टेंस इक्वल टू 1 ओवर रेजिस्टेंस। ओके, कंडक्टेंस इक्वल टू 1 ओवर रेजिस्टेंस। तो कंडक्टेंस जिसका सिंबल होता है जी। ओके, 1 अपॉन आर। तो आर का आपको पता है कि जो ये है यूनिट है आपका ओम होता है। ओके, तो 1 अपॉन ओम, तो हम क्या लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं, इसको हम MHO यानी ओम का उल्टा दिया तो भी ये ऐसे हो सकता है। अंदर देयर इज द कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी आता है, कंडक्टिविटी इज 1 अपॉन रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी इक्वल टू 1 ओवर रेजिस्टिविटी। तो आपको पता है कि आप कंडक्टिविटी यानी कि ये रो है स्टूडेंट, तो यहां हम इसको उल्टा करने का सिग्मा। ओके, तो कंडक्टिविटी इक्वल क्या है, 1 अपॉन रेजिस्टिविटी। ओके, रेजिस्टिविटी का यूनिट क्या है आपका, यूनिट तो क्या था आपका रेजिस्टिविटी का, हमने क्या किया था, ओके ओहम मीटर था। ओके, रेजिस्टिविटी का यूनिट था आपका ओहम मीटर। ओके, तो इसका हम क्या क्या यूनिट लिखेंगे, इसका यूनिट लिखेंगे हम ओहम -1 मीटर -1, ऐसा इसका यूनिट लिख सकते हैं। ये आपका कंडक्टिविटी हो गया। ओके, तो ये तो हो गया आपका कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी का, जो मैं फिर से रिवाइज कर रहा हूं। ये बोर्ड तो पूरा ग्रीन हो गया है, इसे फिर से मुझे ठीक करना होगा। तो आज स्टूडेंट ये 2 पार्ट हम ले लिए हैं। तो आज थोड़े हम न्यूमेरिकल ले लेते हैं पैरेलल सर्किट के और सीरीज सर्किट के। मैंने इसके पहले पैरेलल सर्किट क्या होता है और सीरीज सर्किट क्या होता है ये मैंने बताया है आपको, लेकिन ये बोर्ड तो साफ नहीं लगा है मुझे, तो मैं थोड़ा सा साफ कर लेता हूं, और उसके बाद में हम 1-2 न्यूमेरिकल लेते हैं पैरेलल और सीरीज सर्किट के। ये लिमिटेशन तो हो गया हमारा। ओके, तो सिंपल न्यूमेरिकल लेते हैं कि से three resistors are connected in series and some voltage is applied, then find out the total current. वेरी सिंपल कि मान लो कि यहाँ पर ये बैटरी है और यहाँ पर 3 रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, 1 रेजिस्टेंस, दूसरा रेजिस्टेंस, तीसरा रेजिस्टेंस, और मान लो ये 3 रेजिस्टेंस है, ये 1 ओम का पकड़ लेंगे, ये 2 ओम का पकड़ लेंगे, ये 3 ओम का रेजिस्टेंस पकड़ लेंगे, और यहाँ पर पकड़ लो आप 10 वोल्ट का आपका वोल्टेज दिया है। फाइंड आउट द करंट थ्रू दिस। मैं बताऊं आपको कि जब भी रेजिस्टेंस आपके सीरीज में होते हैं, जब भी रेजिस्टेंस आपके सीरीज में होते हैं, ओके, मान लो कि ये R1 है, ये R2 है और ये R3 है, तब उसके थ्रू फ्लो होने वाला जो करंट होता है वो सेम होता है। When the resistors are connected in series, current is same. What is different is the voltage across this. इसके अक्रॉस जो वोल्टेज रहेगा that drop is IR1, इसके अक्रॉस जो रहेगा वो रहेगा आपका IR2, और इसके जो अक्रॉस रहेगा वो रहेगा आपका IR3। ओके, तो वोल्टेज ड्रॉप इज डिफरेंट एंड करंट इज सेम। यहां पर आप बैटरी लग रहेगी आपकी। ये तो नंबर 1 बात होगी। नंबर 2 बात ऐसी है, इन पैरेलल सर्किट मान लो कि एक पैरेलल सर्किट में ड्रॉ करता हूं, यहां पर एक रेजिस्टेंस, दूसरा रेजिस्टेंस, ये तीसरा रेजिस्टेंस, यहां वोल्टेज अप्लाई किया है, ये आपका R1 है, ये आपका R2 है और ये आपका R3 है। ओके, यू नो हाउ टू ऐड दिस R1, R2, R3। आपको बताया कि 1 अपॉन RT इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, तो आपको RT की वैल्यू मिल जाएगी। और हमने ये भी देखा कि RT की वैल्यू विल बी लेस देन R1, RT की वैल्यू लेस देन R2 रहेगी, RT की वैल्यू लेस देन R3 रहेगी, है ना, इट इज लेस देन R1, लेस देन R2 एंड लेस देन R3, इंडिविजुअल पता है आपको। ओके, तो यहां पर क्या है आपको स्टूडेंट कि ये आपको ऐड करना है और आपको वोल्टेज को डिवाइड करना है, रेजिस्टेंस से आपको करंट मिलेगा। ओके, तो आपका करंट कैलकुलेट करेंगे आप ऐसे कर सकते हैं कि I1 इक्वल टू V बाय R1, I2 इक्वल टू V बाय R2 और I3 इक्वल टू V बाय R3।
ओके, तो ऐसा यदि आपका सर्किट हो तो यू कैन डायरेक्टली डिवाइड वोल्टेज बाय R1, वोल्टेज बाय R2, वोल्टेज बाय R3, तो आपको I1, R2, R3 मिलेगा। तो टोटल करंट क्या होगा इसके थ्रू का, जो टोटल करंट यहां से देखो वो क्या होगा, वो एक ही होगा कि जो आप V अपन RT जो होगा वही आपका I1, I2 और I3 आप करेंगे, ऐड करेंगे तो उतना ही करंट मिलेगा। चलो देखते हैं न्यूमेरिकल को। तो ये आपका न्यूमेरिकल था। तो पहले सर्किट में जो होता है, पहले सर्किट में आपका वोल्टेज सब अक्रॉस सेम होता है और करंट जो होता है आपका डिफरेंट होता है। तो यहां पर क्या होगा आपका, आप देखेंगे कि RT इक्वल क्या होगा आपका 1 + 2 + 3, ओके, इक्वल कितना होता है, ये आपका 3 और 2 5 और 6 ओम आपका रेजिस्टेंस हो गया। तो इसकी टोटल करंट क्या हो गया, ओके, तो इसका करंट क्या होगा, I = V/R। V कितना है आपका 10 वोल्ट है, ये कितना आपका 6 ओम है, ओके, इसको आप ये कर लो 6 1 6 बाई ये तो क्या हो गया, ये 6 हो गया 4 6 ओके, ये ओम, ये आपका हवी, ये आपका एम्पियर हो गया। तो ये आपका टोटल करंट हो गया, इसके थ्रू फ्लो होने वाला ये जो I हो गया आपका। अब यदि पूछा जाए आपको कि व्हाट विल बी द वोल्टेज ड्रॉप, व्हाट विल बी द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस 1 ओम, तो आपको क्या करना होगा, वोल्टेज ड्रॉप निकालना। यहाँ पे आपको क्या करना होगा कि यहाँ पे I × R1 यानी कितना है आपका 1, ओके, और करंट कितना आपका 1.66, ओके, ये आपका हो गया इतना। इसके बाद में ये अब ये यहाँ का इसके अक्रॉस का वोल्टेज ड्रॉप निकालना आपको 2 × 1.66, ओके, तो ये क्या हो जाएगा आपका 1 ओके, ये हो गया आपका। देन इसके अक्रॉस निकालना आपको IR3, तो क्या होगा आपका I कितना है 1.66, ओके, तो इसको आप सॉल्व करो। 1 तो वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस ये रेजिस्टेंस का क्या था, ये आ गया आपका 1.66, इसके अक्रॉस क्या है आपका 3.32, इसके अक्रॉस जो है आपका ये आपका 4.1। इस सब टोटल को ऐड करो, 4 और 3 कितना है 7, ये 8, ओके, ये टोटल आप ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा ये आपका 10 वोल्ट जो आपके यहाँ किया, यानी कि जो 10 वोल्ट आपने अप्लाई किया था वो ये तीनों रेजिस्टेंस के अक्रॉस का ड्रॉप का ऐड करेंगे आप, तो ये आपका 10 वोल्ट होगा, ओके। तो ये न्यूमेरिकल हो गया। और एक न्यूमेरिकल लेते हैं हम। Suppose 3 resistors are connected in parallel। मान लो कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस दिया हुआ है, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस दिया हुआ है और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस दिया हुआ है, और मान लो कि ये 2 ओम है, ये 4 ओम है, ये 6 ओम है, ओके, और मान लो कि 24 वोल्ट दिया हुआ है, ओके। तो ऐसा सर्किट है, अगर आपको निकालना है इसका कि करंट, ओके, करंट अक्रॉस AB, करंट अक्रॉस CD, करंट अक्रॉस EF, तो क्या करना है आपको पहले तो टोटल रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा। 1/RT = 1/2 + 1/4 + 1/6, ओके। इसका जो एलसीएम आएगा वो कितना आएगा, वो आपका 12 आएगा, ओके। तो यहाँ पे ये आएगा 6, ओके, प्लस 3, ये 3 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, यानी कितना हो गया 6 3 9 9 और 2 11/12, यानी कि RT आएगा आपका 12/11, ओके। ये आपका RT आएगा। और इसको जब आप डिवाइड करेंगे आपको पता है कि I = V/R, ओके, तो आपका V कितना है आपका 24 वोल्ट है, डिवाइड बाय आपका कितना 12/11, तो आपका I कितना आएगा कि 24 × 11 / 12, ओके, तो ये होगा आपका 2, यानी I आपका आ गया आपका 22 एम्पियर। तो ये टोटल करंट जो आ गया आपका यहाँ का कितना आ गया आपका 22 एम्पियर करंट जो यहाँ से निकल रहा है, ओके। तो ये तो आपका 22 एम्पियर करंट हो गया आपका। लेकिन अब आपको निकालना है कि मान के आप इंडिविजुअल करंट इसी थ्रू निकालेंगे तो क्या आएगा आपका, तो इंडिविजुअल करंट निकालेंगे तो क्या होगा आपका, मैं इसको मिटाता हूँ, ये आपका 22 एम्पियर आ गया है, ये मिटाना रखता हूँ, ओके। इंडिविजुअल हम करंट निकालेंगे तो क्या होगा कि ओके, करंट थ्रू AB थ्रू करंट निकालना है तो हम क्या करेंगे, V कितना है आपका 24 डिवाइड बाय कितना होगा
2, ये 12, ओके 12 एम्पियर। इसके बाद में फिर CD के अक्रॉस निकालना है हमको, तो 24/4, ये कितना हो गया आपका 6 एम्पियर आ गया आपका, ओके। उसके बाद में जब EF के अक्रॉस से जो हम करंट निकालना है, EF के अक्रॉस से करंट निकालना है I, ये मैं इसको IN कहता हूँ, इसको I2 कहता हूँ, इसको I3 कहता हूँ, ओके। तो ये आपका 6 है, ओके। और डिवाइड बाय क्या रहेगा आपका, सॉरी ये 24 डिवाइड बाय कितना 6, यानी 4, ओके। तो जो टोटल क्या निकला था हमारा 22 निकला था, टोटल 22 था। तो आप निकाल देंगे यहाँ पे I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, तो कितना है 12 प्लस 6 प्लस 4, ओके। 12 प्लस 4 ये कितना हो गया आपका 22 एम्पियर। यानी जो हमने टोटल करंट निकाला था वो जो 22 एम्पियर जो करंट था वो जो करंट था वो ऐसे डिवाइड हो गया इसके बीच में, ओके। तो जब वो AB के थ्रू गया तो यहाँ कितना करंट गया, यहाँ 12 एम्पियर गया, और यहाँ पर कितना गया, यहाँ पर आपका 6 एम्पियर गया, और यहाँ पर कितना गया, यहाँ पर 4 एम्पियर गया। तो ये जो 22 एम्पियर करंट था वो आपका ऐसे डिवाइड हो गया, ओके। तो दिस इज वे यू शुड सॉल्व द न्यूमेरिकल। मैं और एक बात इसमें बताता हूं कि जब आपके बोर्ड या आपके CET या आपके नीट या आपके JEE में जब आपके सर्किट का मान लो डायरेक्शन चेंज हो जाता है या सर्किट घुमाते हैं तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। मान लो कि ये सर्किट में ऐसे बताता हूं कि ऐसे ले लिया और रेजिस्टेंस को, ये जो रेजिस्टेंस है ये ऐसे जोड़ लीजिए, ये आपका V है 24 वोल्ट, ये आपका R1 है, ये आपका R2 है, ये आपका R3, कुछ फर्क नहीं पड़ता। ये सर्किट को आप मर्जी उधर घुमा लो, क्योंकि इसमें कोई ग्रेविटेशन का रूल नहीं है कि कहाँ इसमें कुछ हम न्यूटन लॉ या कुछ लगा नहीं रहे हैं या इसमें कोई फोर्स का चक्कर आता है। ये मर्जी है उधर, आप इस सर्किट को घुमा लो, इससे कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। आप ऐसे भी इसको लिख सकते हो, ओके ओके, या आप चाहे तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, एक रेजिस्टेंस यहां दे दिया, एक रेजिस्टेंस यहां दे दिया, एक यहां ऐसे कनेक्ट कर दिया, ये ऐसे कनेक्ट कर दिया, ऐसे कर दिया। यहां मान लो कि R1 है, ये आपका R2 है, ये आपका R3 है, और ये 24 वोल्ट यहां दिया गया है। इससे भी कोई सर्किट फर्क नहीं पड़ता है। तो मैं शुरू ये बताता हूं कि जब कोई सर्किट आपको अटपटा या आपको नीचे ऊपर लगता है तो उससे आपने घबराना नहीं चाहिए, उस सर्किट से कोई फर्क नहीं पड़ता है। मान लो कि मैंने एक बैटरी ऐसे कनेक्ट कर दी, एक क्रॉस निकालता हूं मैं, ये ऐसे ऐसे ऐसे, ओके, और यहां पर रेजिस्टेंस लगा दिया, एक यहां पर रेजिस्टेंस लगा दिया, और एक रेजिस्टेंस ऐसे लगा दिया, एक ब्रिज के जैसा लग रहा है। ये यहाँ पे R1 है आपका, यहाँ आपका R2 है, ये आपका R3 है, यहाँ पे वोल्टेज अप्लाई किया है। फाइंड आउट द करंट, टोटल करंट और द करंट थ्रू द ईच ब्रांच। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस सर्किट को मर्जी वैसा घुमा लो, मर्जी आया वैसा तो खींच लो, मर्जी आया उसको वैसे आप अरेंज करो, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। जब तक आप कोई पोजीशन चेंज नहीं करते हो इसकी, तब तक आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए मैं शुरू करता हूं कि जब भी कोई ऐसा न्यूमेरिकल दिखता है, आप ऐसा न्यूमेरिकल दिखा, आप उसको सीधा कर दो, इसको आप सीधा कर दो अपने हिसाब से और सॉल्व करो, बहुत आसान है, ओके। और ऐसा ही कई बार सीरीज सर्किट में होता है। सीरीज सर्किट में मान लो आपको दिखा दिया कि एक सीरीज सर्किट है और वो कुछ अटपटा उन्होंने एक ड्राइंग बनाई है कि जो आपको देखने में दिक्कत जा रही है। मान लो कि यहाँ पे वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है और मान लो कि ये ऐसे रेजिस्टेंस दिखाया, फिर यहाँ पे ऐसे रेजिस्टेंस दिखाया, फिर यहाँ पे ऐसे रेजिस्टेंस दिखाया, फिर ऐसे यहाँ एक रेजिस्टेंस दिखा दिया, ऐसे दिखा दिया, ओके। और बता दिया आपको कि यहाँ पे वोल्ट दिया हुआ है, ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, यहाँ भी लगा देंगे रेजिस्टेंस मिल जाए तो ओके, ये R4 लगा दो। फाइंड आउट द करंट थ्रू दिस ब्रांच। तो ये देखकर आपने कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि होता क्या है कि इसमें से जो है, इससे उसका जो डायग्राम है वो उन्होंने थोड़ा नीचे ऊपर किया है, अदरवाइज इससे आपको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ओके। मान लो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस जोड़ दिया, क्या हो गया, कुछ नहीं होगा। ये R2 और R3 आपका सीरीज में है और ये जो रेजिस्टेंस R5 है ये आपका पैरेलल में। आपको R2 प्लस R3, ओके, ये सीरीज में ऐड करना है आपको, और जब इसका ये आएगा R2 3, इसको पैरेलल लेना है आपके R5 के। जब ये सॉल्व करेंगे ये पूरा सॉल्व हो जाएगा, तो ये कॉम्बिनेशन और ये आपका सीरीज में आ जाएगा, उसको ऐड करना है, वेरी सिंपल। तो मैं शुरू में ये कहूंगा कि जब भी कोई सर्किट ऐसा आता है, अब ये सोर्स मान लो यहां लगाते हुए आपने यहां लगाया, मान लो यहां लगा दिया,
क्या फर्क पड़ रहा है? कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं बताता हूं आपको, अधिकतर न्यूमेरिकल में आपका वोल्टेज सोर्स यहां दिखाते हैं, इस तरह से, ओके, या इस तरह दिखाते हैं। मैं तो कहता हूं कि आपका सोर्स यहां दिखाए या और का मर्जी है वहां दिखाए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। उससे सर्किट का जो रेजिस्टेंस है या उसका जो वोल्टेज है, उसका जो करंट है, उस पर कोई असर पड़ने वाला नहीं। अब मान लो कि ये सर्किट है, ये तो एक्चुअल सर्किट है, इसमें आपका रेजिस्टेंस है, ये आपका रेजिस्टेंस है, ओके, इसको हाइवर रेजिस्टेंस बोलते हैं। ये सर्किट को मैं ऐसे पकड़ूं, ऐसे पकड़ूं, ऐसे पकड़ूं, किधर भी पकड़ूं, क्या फर्क पड़ रहा है? तो मैं आपको फाइनली ये बताना चाह रहा था कि ऐसे सर्किट जब आते हैं तो उसकी तरफ देखने का आपका तरीका जो है वो आपने आपके मर्जी आए वैसा आप उसको अरेंज करो। ऐसा दिया है, मान लो कि आपको यहां पे कोई सोर्स दे दिया है, क्या फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। यहां पर कोई बीच में सोर्स लगा दिया, क्या फर्क पड़ेगा? उसको सिंप्लीफाई कर दो, ओके, सिंप्लीफाई करके आपके ख्याल में आएगा कि कुछ रेजिस्टेंस पैरेलल में है, कुछ रेजिस्टेंस सीरीज में है। जो आपके पैरेलल में उसको आप सीरीज में डालो, जो आपके सीरीज में है उसको आपको डायरेक्ट ऐड कर दो एंड देन डिवाइड द वोल्टेज विद द टोटल रेजिस्टेंस एंड गेट द आंसर। तो स्टूडेंट, आज हमने ये 2 मिनट के लिए और थोड़ा हमने टॉपिक रिवाइज किया, रेजिस्टिविटी क्या होता है, कनेक्टिविटी क्या होता है, लिमिटेशन देख लिया हमने ओम्स लॉ के, और आई थिंक दैट इज इनफ फॉर टुडे। ओके, थैंक यू।